Welcome back, children. Today we'll start chapter number 6, The Ghat of the Only World. The chapter is written by Amitav Ghosh. तो ये जो कहानी है इसके अंदर जो भी एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है वो एक व्यक्ति जो कि कश्मीर से था और ही इज सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ डिजीज सो ही विल डाई। तो ऐसा कंफर्म था कि उसकी मौत होने वाली है कुछ ही समय के बाद। लेकिन अमिताभ घोष से उनकी दोस्ती थी अच्छी, इसलिए उस व्यक्ति ने अमिताभ घोष से एक प्रॉमिस मांगा कि जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से तो मेरे बारे में कुछ जरूर लिखना। यानी कि अमिताभ घोष जो है वो एक अच्छे राइटर हैं, रिनॉन्ड राइटर हैं। तो उनके फ्रेंड जो कि यहाँ पर बताया गया जिनके बारे में कि हु वाज अबाउट टू डाई, उनके कहने पे उनके जाने के बाद उन्होंने अपना प्रॉमिस रखते हुए उनके ऊपर जो एक्सट्रैक्ट लिखा था ये वही एक्सट्रैक्ट आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द नरेटर अमिताभ घोष had become friends with Shahid Ali, who was a scholar, writer, and a poet from Kashmir. Like the narrator too, he too lived in the United States of America. तो बात यहाँ पर क्लियर होती है कि कहानी कहाँ लिखी गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि यूएस में। तो लेखक अमिताभ घोष जो थे उनके एक दोस्त थे वहाँ पर जिनका नाम था शाहिद अली, जो कि एक विद्वान थे, एक राइटर थे और एक पोएट भी थे, एक कवि भी थे। वो कश्मीर से थे और वो भी यूएस में रहते थे। तो वहाँ पर ये दोनों दोस्त बने, इन दोनों की मित्रता हुई। शाहिद वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एंड वॉज अंडर ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 14 मंथ्स। शाहिद जो था वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और लगभग 14 महीने से वो अंडर ट्रीटमेंट था, यानी कि उनका इलाज चल रहा था। He spoke about his approaching death to the narrator on 25th April 2001. The narrator consoled him that he would be fine soon. Shahid wanted him to write something about him. It was an unusual request and the narrator was unable to react but promised to do so. The narrator then penned the article The Ghat of the Only World to pay homage to his friend. तो जैसा कि हमने देखा कि 14 महीने से उनका इलाज चल रहा था और ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या जो है उसमें आदमी का बचना लगभग काफ़ी नामुमकिन जैसा ही होता है। तो यहाँ पर जो इनके दोस्त थे अमिताभ घोष के, जो कि बीमारी से पीड़ित थे, उनको इतना पता था कि ही गोना डाई सून, कि उनकी मौत उनकी तरफ आ रही है, यानी कि उनकी मौत होने वाली है कुछ ही समय में। और 25 अप्रैल 2001 की बात है, उन्होंने नरेटर से बात की, यानी कि अमिताभ घोष से बात की और अमिताभ घोष जो थे इन्होंने उनको कंसोल किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट गोना डाई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते भाई कोई बात नहीं, तो थोड़े दिनों में मरने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वी हैव टू कंसोल हिम कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी फाइन सून। हम इसी प्रकार से उसका ढांढस बनाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे हम। लेकिन वो जो व्यक्ति था शाहिद अली, शाहिद जो थे वो भी एक राइटर थे, एक पोएट थे। तो वो इस बात से पूरे तरीके से वाकिफ थे कि कुछ ही समय में वो मौत के आगोश में चले जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने अमिताभ घोष नरेटर जो थे हमारे, इनसे एक रिक्वेस्ट की, एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट कहा गया है। तो ये रिक्वेस्ट जो थी ये थी कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम मेरे बारे में कुछ जरूर लिखना, मेरे बारे में कुछ जरूर लिखना मेरे जाने के बाद, मेरी मौत के बाद। अब ये एक ऐसी डिमांड थी और जिसको ना कह पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ ही पलों का मेहमान है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसकी किसी डिमांड को, और अगर वो आपका घनिष्ठ मित्र हो, एक फ्रेंड हो अच्छा, तो ऑब्वियसली उसको ना कह पाना हमारे बस में नहीं होता। तो नरेटर अमिताभ घोष ने भी उसको प्रॉमिस किया और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्हें जो आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं आज, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये अपने फ्रेंड को, मिस्टर शाहिद अली को एक श्रद्धांजलि देने के रूप में उन्होंने इसको लिखा है। अब थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में देखें क्या बताया गया आगे। शाहिद लिव्ड इन मैनहट्टन। हिज वर्क द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड लेफ्ट अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन द नरेटर। इट वाज अबाउट कश्मीर। He noted down remembrances of all their conversations. Shahid had a lyrical and fiercely disciplined voice. He was like a bard. He wrote poetic lines like Mad Heart, be brave. Once they were in the same neighborhood. They met often, and though Shahid was ill, it didn't hinder the growth of their friendship. Both of them loved Rogan Josh, Roshnara Begum, and Kishore Kumar. They also liked old Bombay films and were indifferent to cricket.
अब शाहिद के बारे में उन्होंने कुछ यहाँ पर हमारे सामने उनका कैरेक्टर पेश किया कि किस प्रकार के वो व्यक्ति थे, कहाँ रहते थे। तो शाहिद जो है वो मैनहट्टन में रहते थे। उनके द्वारा लिखी गई किताब द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, किताब का नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ये किताब जो थी ये बहुत ही फेमस थी और ये किताब कश्मीर के ऊपर लिखी गई थी और इसने लेखक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था। यानी कि जो अमिताभ घोष थे, जब इन्होंने वो किताब पढ़ी थी उनको बहुत ही ज़्यादा उससे ये प्रेरित हुए, उससे इनको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उस किताब से। और इसके बाद अमिताभ घोष जो है वो अपनी यादें बताते हैं कि किस प्रकार से वो लोग मिले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो शाहिद के बारे में और चीज़ें बताते हैं कि शाहिद जो थे वो एक लिरिकल पर्सन थे, यानी कि बड़े ही सुरीले किस्म के इंसान थे। यानी कि वो हर एक चीज़ जो थी उसको गाने के रूप में बदल देते थे और उनकी आवाज़ जो थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। और जब ये पड़ोस में रहते थे एक दूसरे थे और दूसरे के, तब ये उनसे मिलते थे, कई बार मिलते थे शाहिद से, लेकिन उनको पता था शायद बीमार हैं, लेकिन इनकी बीमारी कभी भी इनकी दोस्ती की ग्रोथ में आड़े नहीं आई। यानी कि इनके मिलने पर जब ये आपस में मिलते थे तो इनकी जो वही जिंदा दिली से ये लोग मिलते थे कि इनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए। इनके जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको ये पसंद करते थे, जैसे कि हम सिंगर्स वगैरह या फिर क्रिकेटर्स या फिर जो भी चीज़ें हमें पसंद है, वैसे इनकी जो पसंदें थी वो भी एकदम सेम थी। जैसे कि रोगन जोश और रोशनारा बेगम और किशोर कुमार जैसी हस्तियां इनको बहुत पसंद थी और ये दोनों के लिए कॉमन थी। और इनको पुरानी पिक्चरें देखना भी बहुत पसंद था, हमारी बॉलीवुड मूवीज़। इसके अलावा क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट भी दोनों को बहुत पसंद था। तो यानी कि इनकी पसंद नापसंद लगभग एक जैसी ही थी। तो ऐसे में दोनों की जब पसंद एक जैसी थी तो ऑब्वियसली दोनों ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे और इनकी जो मित्रता थी वो धीरे धीरे एक क्लोज फ्रेंडशिप में बदल गई। Shahid had met the ghazal singer Begum Akhtar when he was in his teens and she had an influence on his life. He had a fund of stories about her sharpness in repartee. Shahid Ali was a person who played many roles. He was from Srinagar, studied at Delhi, and then he migrated to the USA. He taught at many colleges and universities. He was a scholar. His students loved and respected him. He also loved good poetry, music, clothes, and food. He always thought of Kashmir but was hurt by the ongoing violence there. His finest work of poetry was on Kashmir. शाहिद जो थे वो जब एक टीनेजर थे, जब वो बचपन में एक टीनेज में थे, उस समय एक फेमस गज़ल सिंगर जो थी बेगम अख्तर, उनसे इनकी मुलाकात हो चुकी थी और बेगम अख्तर ने इनके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। यानी कि उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। और इसके अलावा बात की गई है कि ही वॉज अ रिपार्टी, यानी कि इनके पास बहुत सारी कहानियाँ थी बताने के लिए, बहुत सारी मतलब किस्से थे इनके बचपन के सुनाने के लिए। और बताया गया है, जैसे लिखा गया पर ही वॉज अ रिपार्टी, यानी कि हाजिर जवाब, बहुत ही हाजिर जवाब थे ये। कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसका तुरंत इनके पास जवाब तैयार होता था। और इस तरह कहा गया है कि जो शाहिद अली थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे रोल्स निभाए थे। वो श्रीनगर से थे, उन्होंने श्रीनगर में उनका जन्म हुआ था, फिर वो दिल्ली पढ़ने गए और फिर दिल्ली से ये पढ़ाई के बाद यूएस आ गए। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों को पढ़ाया था, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया था बच्चों को, और एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे। इनके जो छात्र थे वो इनसे बहुत प्यार करते थे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इनको पोइट्री, म्यूज़िक, क्लोथ्स और फूड, खाना, ये बहुत पसंद था। ये सब चीज़ों से वो बहुत प्यार करते थे। ये शाहिद अली जो थे ये कश्मीर से थे और इसी कारण से ये हमेशा कश्मीर के बारे में सोचते रहते थे। इनके जहन में हमेशा कश्मीर घूमता रहता था और ये इस बात से काफ़ी हताश थे, काफ़ी दुखी थे कि कश्मीर जो है किस तरीके से आज वायलेंस यानी कि दंगों की आग में जल रहा है। तो इनसे इनको काफ़ी मतलब इस बात से इनको काफ़ी दुख था कि कश्मीर जैसी सुंदर जगह जिसको हम धरती पर स्वर्ग बोलते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा खून खराबा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा वायलेंस क्यों है। तो इस बात से इनको काफ़ी हताश थे इस बात से। और इनका जो फाइनेस्ट वर्क कहा गया कि इनका जो बेस्ट वर्क है वो भी कश्मीर के ऊपर ही लिखा गया है। शाहिद अली लव टू सोशलाइज। His flat was always open to poets, students, writers, and relatives. There was never an evening when there was not a party in his living room. Someone would always be cooking or making tea in the kitchen. Till he died, there would always be endless get togethers of talk, laughter, food, and poetry. He was always happy to welcome people to his home and talk to them and even cook for them.
शाहिद अली जो थे उनको सोशलाइज होना बड़ा पसंद है, यानी कि उनको रिश्ते बनाने, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। वो बहुत पसंद करते थे कि वो नए नए लोगों के कांटेक्ट में आए, उनसे मुलाकात करें, उनको उनके करीब आए, उनको अपना दोस्त बनाए, यानी कि उनको रिश्ते बढ़ाने, दोस्त बढ़ाने बहुत अच्छा लगता था। इनका जो फ्लैट था जहाँ पर ये रहते थे, उसके दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। वहाँ पर लेखक, कवि, छात्र, इनके रिलेटिव्स, वो सारा दिन मतलब किसी ना किसी का आना जाना वहाँ लगा रहता था। कहा गया है कि कोई भी ऐसी शाम न गुजरी होगी जहाँ जब उस घर के अंदर, वहाँ पर पार्टी, उस फ्लैट के अंदर पार्टी ना हो रही हो। यानी कि वो इतने जिंदा दिल इंसान थे शाहिद अली कि हमेशा उनके घर में लोगों का तांता लगा रहता था, लोग आते जाते रहते थे, कोई ना कोई उनके किचन में हमेशा खाना बनाता रहेगा या फिर चाय बनाता रहेगा। यानी कि इतने लोग आते थे कि चाय खाना पूरा दिन वहाँ पर बनता ही रहेगा। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उनके फ्लैट के अंदर अनलिमिटेड, यानी कि एंडलेस बोला गया है कि हमेशा कभी ना खत्म होने वाले लोगों की कतार लगी रहती थी। यानी कि हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई आया गया रहता था और गेट टुगेदर्स होते रहते थे। बातचीत, हंसी मजाक, खेल कूद, पोइट्री, खाना, ये सब चीज़ें वहाँ चलती रहती थी। तो इस तरह बताया गया है कि शाहिद अली जो थे वो लोगों को वेलकम करने में, अपने घर में हमेशा ही उनको स्वागत करते थे अपने घर में लोगों का, और उनसे बात करते थे, और उनके लिए उनको खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। Though he was suffering from cancer, he never lost his friendliness and courage. The brain tumor couldn't dampen his spirit and he lived a full life. बताया गया है कि भले वो कैंसर से पीड़ित थे, भले वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदा दिली, अपने जो लोगों के प्रति उनका जो फ्रेंडलीनेस थी, जो दोस्तानापन था उनका, जो हिम्मत थी, वो उन्होंने कभी नहीं खोई। ब्रेन ट्यूमर ने उनको अंदर से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मतलब इतने इस बीमारी से पीड़ित होते हुए भी वो एक बड़ी जिंदा दिल, एक फ्री फ्लोइंग लाइफ जीने वाले इंसान थे। यानी कि ऐसी बीमारी हो और किसी व्यक्ति को पता हो कि उसको ये बीमारी है, तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन के कारण ही वो व्यक्ति काफ़ी हद तक टूट जाएगा। लेकिन ये जो शाहिद अली थे, ये बिल्कुल इसके उल्टा, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट, कि वो फिर भी जिंदा दिली से अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते रहे। Shahid, he went through a series of unsuccessful operations for the brain tumor. Once, when they were bringing him home from the hospital, he insisted that he would walk and not sit in the wheelchair brought by the hospital orderly. एक बार की बात है, शाहिद जो थे उनके कई बार ऑपरेशन हो चुके थे और वो सब ऑपरेशन जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे थे। यानी कि जितने भी ऑपरेशन उनके हुए थे ब्रेन ट्यूमर के लिए, वो सब अनसक्सेसफुल रहे थे, यानी कि वो फेल हो चुके थे। ऐसे में एक बार जब उनको हॉस्पिटल से घर ले जाया जा रहा था, जब वो ऑपरेशन के बाद घर जा रहे थे, तब उनको हॉस्पिटल से जो व्हीलचेयर रहती है उस पर बिठाकर उनको घर की तरफ भेजा गया। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर दिया कि नहीं, मैं चलकर घर की तरफ जाऊंगा, मैं ना व्हीलचेयर पर मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा उन्होंने इंसिस्ट किया। देन ही वॉज अनेबल टू स्टैंड, सो ही एक्सेप्टेड द चेयर एंड स्पोक जोवियली टू द स्पेनिश मैन टेलिंग हिम ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश। अब वो कितने जिंदा दिल थे, कितना ज़्यादा उनमें हौसला था, कितनी ज़्यादा उनमें हिम्मत थी, कितने ज़्यादा वो हालात से लड़ने के लिए तैयार थे, इस बात का अंदाज़ा हमें यहीं से हो जाता है कि जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो घर की तरफ खुद चलकर जाएंगे, वो व्हीलचेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको अलाउ किया गया कि वो उठ सकें। लेकिन जैसे ही वो उठे तो वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं हो पा रहे थे, वो बहुत ही कमज़ोरी के कारण कहिए या दवाओं के असर के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, क्या खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में वो फिर से उस व्हीलचेयर पर बैठ गए चुपचाप। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस व्हीलचेयर को, और वहाँ बैठने के बाद बड़े मजाकिया अंदाज में उनका जो व्यक्ति था जो उनके साथ चल रहा था, जो उनका केयर टेकर, जो कि स्पेनिश था, वो स्पेन का रहने वाला था, तो वो स्पेनिश था, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा बड़े ही मजाकिया अंदाज में कि वो हमेशा से ही स्पेनिश सीखना चाहते थे, और ये कहते हुए उस व्हीलचेयर पर बैठ गए। यानी कि आदमी टूटने की बजाय कितना जीवन को मजाक में एकदम लाइटली ले रहे थे वो। तो ये उनका यही जज्बा था जिस कारण से वो काफ़ी समय तक जीवित रहे, और इसी कारण से अमिताभ घोष जैसे एक रिनाउंड राइटर ने उनके लिए ये एक चैप्टर, एक आर्टिकल भी लिखा है। शाहिद ऑल्सो प्रैक्टिस्ड रिपार्टी। वंस एट बार्सिलोना एयरपोर्ट द सिक्योरिटी गार्ड लेडी आस्क्ड हिम what he did. He replied that he was a poet.
She asked him what he was doing in Spain. He said he was writing poetry, and when the frustrated lady directly asked him if he was carrying anything that could be dangerous to other passengers, he clapped a hand to his chest and said that he was carrying his heart. अब जैसे कि मैंने बताया बीच में आपको चैप्टर में कि वो एक रिपार्टी थे। रिपार्टी मतलब बड़े ही हाजिर जवाब थे, यानी कि किसी बच्चे को किसी कोई व्यक्ति होते हैं बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, यानी कि हम प्रश्न बाद में पूछते हैं उनके पास उत्तर पहले ही तैयार होता है। तो ऐसे शाहिद के बारे में बताया गया है कि वो भी एक रिपार्टी थे। इसका उदाहरण देते हुए हमारे सामने जो लेखक हैं अमिताभ घोष, वो बताते हैं कि एक बार की बात है जब वो बार्सिलोना एयरपोर्ट पे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड जो थी वो लेडी थी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ। फिर उस लेडी ने पूछा कि आप स्पेन क्या करने गए थे, स्पेन में क्या कर रहे थे, तो शाहिद ने फिर से उत्तर दिया कि मैं यहाँ पोएट्री लिख रहा था। वो उत्तर देखिए उनका, मैं कवि हूँ और यहाँ क्या करने गए थे, यहाँ मैं कविता लिख रहा था। तो ये उत्तर से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई वो लेडी। फिर उन्होंने फिर से पूछा उनसे डायरेक्टली कि क्या आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हैं जो डेंजरस हो बाकी पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है प्लेन में जब हम जाते हैं फ्लाइट में तो उस समय चेकिंग वगैरह की जाती है, और इंटरनेशनल जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे में इनसे पूछा गया कि क्या आप कुछ ऐसा अपने साथ ले जा रहे हैं जो दूसरे पैसेंजर्स के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस पर उन्होंने अपने हाथ जो था वो चेस्ट पे मार, अपने हाथ को चेस्ट के ऊपर थपथपाते हुए कहा कि मैं अपना दिल लेकर जा रहा हूँ। तो यानी कि कितने ज़्यादा वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, वो काफ़ी मजाकिया हम कह सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब थे। The word diaspora means a group of migrated people who continue with their language and culture in the new place, thereby spreading it. With reference to the lesson, The Heart of the Only World, we come across quite some Indian diaspora in the United States like Shahid Ali, the narrator, Amitabh Ghosh, Shahid's family members, Suketu Mehta and others. These people lived far away from the motherland but were close to their roots. They shared a sense of unity and closeness which can be made out from their meeting each other on many occasions. तो यहाँ पर आगे बताया गया है एक वर्ड आपके जो चैप्टर के अंदर दिया गया है डायस्पोरा। यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है डायस्पोरा। तो डायस्पोरा का अर्थ होता है ऐसे लोगों का ग्रुप, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं। जैसे कि शाहिद अली, अमिताभ घोष, ये लोग जो थे ये भारत से यूएस जाकर सेटल हो गए थे। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक जगह से अपना मतलब नेटिव प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो जाएं, लेकिन वहाँ रहकर भी वो लोग अपनी भाषा, अपने कल्चर को ही स्प्रेड करें, यानी कि वहाँ जाकर वो वहाँ के रंग में रंगने की बजाय अपने ही कल्चर से, अपने ही देश की मिट्टी से, अपनी भाषा से जुड़े रहें। इन लोगों को, ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है डायस्पोरा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो डायस्पोरा की, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो अब तक हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा इसमें मोस्टली तो हमने अमिताभ घोष और शाहिद अली के बारे में बात की, लेकिन इसके अलावा जो इनके ग्रुप में जो और लोग थे उनके नाम भी बताए गए, जैसे कि शाहिद के फैमिली मेम्बर्स थे, फिर सुकेतु मेहता भी हैं इसमें, और कुछ और जो भी लेखक, कवि, जो भी इनके जो छात्र, जो भी इनके यहाँ आते जाते थे, वो सब लोग जो थे, वो सब लोग जो हैं उनको ग्रुप में हम डायस्पोरा कह सकते हैं। तो ये वो लोग थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए भी अपनी मिट्टी से, अपने देश से जुड़े हुए थे, अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, भारत से। और इनको देखकर एक चीज़ हमें यहाँ ये भी लगती है कि यूएस में रहते हुए भी ये सब लोग, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर था वो ये था कि ये सब भारतीय थे, और ये भारतीयता की भावना ने ही इनको जोड़ रखा था। तो जिस भी ओकेजन पे ये मिलते थे, भले वो कोई दिवाली है, दशहरा है, कुछ भी है, जब भी ये मिलते थे तो ये वहाँ पर अपने देश की बातें ही शेयर करते थे। यानी कि इनके, जैसे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो शाहिद अली थे उनको कश्मीर में व्याप्त जो हिंसा है उससे काफ़ी ज़्यादा दुख था, और उन्होंने जो किताबें लिखी, जो सारे उनके वर्क्स थे, और उनमें मोस्ट फाइनेस्ट वर्क कहा जाता है पोइट्री, जो वो भी कश्मीर के ऊपर थी। यानी कि वो अपने देश से कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये लोग ग्रुप जो है इसको हम डायस्पोरा कह सकते हैं। शाहिद hated violence and counter violence in Kashmir. Kashmir was the central theme of his poetry. He was secular and believed in the separation of politics and religion. He even had a small temple in his house. He didn't mind being called a national poet, but never a nationalist poet. He had a wish to go back to Kashmir to die, but was laid to rest in Northampton.
द नरेटर फेल्ट अ वॉइड विद शाहिद्स डेथ ऑन 8 दिसंबर, तो देयर फ्रेंडशिप वॉज शॉर्ट लिव्ड। अब शाहिद के बारे में अंतिम पंक्तियों में लेखक बहुत ही ज़्यादा भावुक बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि शाहिद जो थे वो भले यूएस में रहते थे, लेकिन कश्मीर के प्रति उनका जो प्यार था वो उनकी बातों से झलकता था। यानी कि कश्मीर जो था उनकी रग रग में बसा हुआ था, और कश्मीर में व्याप्त जो हिंसा थी उससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। उनको वो जो कश्मीर के अंदर जो हिंसा हो रही थी, जो भी, खैर अभी तो काफ़ी कम है, हम 2020 की बात करें, लेकिन अब तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हिंसा हमने देखी है कश्मीर के अंदर। तो इस हिंसा से वो काफ़ी खफा थे, काफ़ी दुखी थे, और उनकी कविताओं का जो सेंट्रल थीम होता था, जो मेन जो उनका थीम जो रहता था कविताओं का, वो भी कश्मीरी होता था। यानी कि कश्मीर के ऊपर ही वो अपनी किताबें लिखते थे, ज़्यादा जो वर्क्स होते थे उनके कश्मीर के ऊपर ही होते थे। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होती है। आज बहुत सारी जो हमारे नेता हैं, ये सब लोग हमको बांटने का काम करते हैं, धर्म के आधार पे हमको बांट दिया जाएगा, और फिर ये अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन शाहिद दो ही वॉज अ मुस्लिम, लेकिन उनके घर में एक छोटा टेम्पल भी था, एक छोटा सा मंदिर भी था उनके घर में। तो ये जो यूनिकनेस है ना हमारे देश की, यही चीज़ हमको जोड़ती है, और यही यूनिकनेस हमको दुनिया में एक अद्भुत देश के रूप में प्रख्यात करवाती है कि भारत में एक इस प्रकार का देश है हमारा कि यहाँ पर तरह तरह के भांत भांत के लोग रहते हैं, लेकिन उनको हम एक दूसरे से भारतीयता की भावना, जो नेशनलिज्म है हमारा, भारत जो है, हमारी मिट्टी जो है, इसी ने हमको जोड़ रखा है। फिर हम भले किसी भी कौम के हों, किसी भी रिलीजन से हों, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से शाहिद अली, जो कि एक मुस्लिम थे, लेकिन उनके घर में एक छोटा टेम्पल भी था। तो एक मुस्लिम के घर में टेम्पल होना, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए हमें हिंदू मुस्लिम एकता का। तो ये तो नेताओं ने हमको अलग अलग करके रखा है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो शाहिद थे वो एक सेक्युलर व्यक्ति थे, और वो चाहते थे कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखा जाए। यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग चीज़ है, और रिलीजन जो है उससे बिल्कुल भी जोड़कर पॉलिटिक्स को ना देखा जाए। और उनको इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी कि अगर उनको नेशनल कवि कहा जाए तो, लेकिन एक नेशनलिस्ट कवि नहीं कहा जाए, एक राष्ट्रवादी कवि ना कहा जाए, लेकिन एक राष्ट्रीय कवि जरूर वो कहलाना चाहते थे। और अंत में लिखा है कि वो चाहते थे कि उनकी मृत्यु हो तो कश्मीर में हो, यानी कि वो अपनी मिट्टी में जाकर ही बस जाए। यानी कि मृत्यु के बाद जब उनको दफनाया जाए तो उन्हीं की मिट्टी में, कश्मीर में ही दफनाया जाए। लेकिन उनकी जो इच्छा थी ये पूरी नहीं हो पाई, और उनको नॉर्थहैम्पटन में ही दफना दिया गया। नरेटर जो थे अमिताभ घोष, वो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपने जीवन में एक खालीपन महसूस कर रहे थे। भले इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत लंबा नहीं था, शाहिद अली और अमिताभ घोष, इनका जो दोस्ती थी, इनकी फ्रेंडशिप थी, वो बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय से ये दोस्त नहीं थे। 8 दिसंबर को जब इनकी मृत्यु हुई शाहिद अली की, उसके बाद लेखक के जीवन में एक अलग सा खालीपन, एक खाली जगह, एक वॉइड क्रिएट हो गई, जो हमको बताती है कि किस प्रकार से थोड़े से समय में, बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर ये दोनों जो थे वो कितने एक दूसरे के करीब आ चुके थे, कितने एक दूसरे के साथ ये घुल मिल चुके थे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था हमारा खत्म होता है, और हमने देखा कि किस प्रकार से शाहिद अली और अमिताभ घोष की मित्रता जो थी वो किस प्रकार से थी, और किस प्रकार से जब इनकी मृत्यु होने वाली थी तो इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की अमिताभ घोष से कि मेरी मृत्यु के बाद एक कुछ लाइनें, कुछ मेरे ऊपर ज़रूर लिखना, मेरे बारे में। और अमिताभ घोष ने अपना वादा निभाते हुए इनकी मृत्यु के बाद जो ये आर्टिकल लिखा, जिसको अब हमने कंप्लीट किया, जिसको हमने जस्ट पढ़ा है, ये आर्टिकल इनकी मृत्यु के बाद इनके लिए लिखा गया है मिस्टर अमिताभ घोष के द्वारा। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो।